Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 15th of May 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is life is a balance of holding on and letting go. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. रुपीज़ 3.2 ट्रिलियन वैक्सीन फॉर आम आदमी. जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी. और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके डिफरेंट एलोकेशन के बारे में बताएंगे कि किस सेक्टर को, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को और किस तरह के पार्ट को या किस एरिया को कितना एलोकेशन हुआ है. तो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बेसिकली आम आदमी या कॉमन टैक्स प्लेयर के लिए कल का अनाउंसमेंट किया गया और उसमें बोला गया कि 20 ट्रिलियन में 3.2 ट्रिलियन जो है वो कॉमन टैक्स पेयर है, कॉमन आम आदमी के लिए है, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड है. फार्मर्स इंक्लूडेड हैं, माइग्रेंट लेबर्स इंक्लूडेड हैं, स्ट्रीट वेंडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स भी इंक्लूडेड हैं. तो कल का जो अनाउंसमेंट था वो सारे इन्हीं लोगों के लिए था, जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 3.16 ट्रिलियन का सपोर्ट अनाउंस किया है माइग्रेंट वर्कर्स, फार्मर्स, ट्राइबल, स्ट्रीट वेंडर्स एंड मिडिल क्लास, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्शन था लॉकडाउन से. हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस पैकेज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट बेनिफिशियरी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेटेड बेनिफिशियरी है. मतलब गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये फार्मर मार्जिनलाइज्ड है या ये वर्कर मार्जिनलाइज्ड है या इस ट्राइबल ग्रुप को देना है, इस ट्राइबल ग्रुप को नहीं देना है, ये वेंडर्स है इस पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये सारा जो सेक्टर है बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी के, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं जिनको बोल सकते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट जो इकोनॉमी का होता है उसके पार्ट हैं. तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइज डेटा अवेलेबल नहीं है इसके लिए. तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी विल बी द बिग चैलेंज फॉर डिसबर्समेंट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पैकेज. दे ऑल्सो सेड गवर्नमेंट शुड नाउ कम अप विद सम पैकेज टू बूस्ट डिमांड. एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो ये पैकेज गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है इससे बहुत ज़्यादा डिमांड बूस्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली पैकेज जो अनाउंस किया गया है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए अनाउंस किया गया है, ना कि डिमांड को क्रिएट करने के लिए. मतलब ये पैकेज है वो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा. तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जो अगला पैकेज लाए, जो अगला एलोकेशन लाए 20 ट्रिलियन में, वो बेसिकली डिमांड को बूस्ट करने वाला हो, ना कि डिमांड को फुलफिल करने वाला. कल में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 9 मेजर्स अनाउंस किए, जिसमें से 3 जो मेजर्स थे वो पूरे के पूरे टारगेटेड माइग्रेंट लेबरर्स के लिए ही थे. जिसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट कल का हुआ वो राशन कार्ड्स को लेकर के हुआ. एक्चुअली क्या था, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो उनके पास राशन कार्ड्स था, बट वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के कारण, क्योंकि अब किसी स्टेट्स के हैं, बेसिकली मान लीजिए बिहार के हैं और वो दिल्ली में गए हैं काम करने, मुंबई में काम करने गए हैं, तो वहाँ पर उनका वो राशन कार्ड एप्लीकेबल नहीं होता था. तो उनके पास फैसिलिटी होती थी, वो रजिस्टर्ड होते थे नेशनल फूड सिक्योरिटी में या अदर स्टेट फूड स्कीम्स में, बट चूँकि उनका राशन कार्ड उसी पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ से वो हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके नेटिव स्टेट या उनके होम स्टेट में ही एप्लीकेबल होता था, तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते थे. कल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 1 राशन कार्ड 1 कंट्री 1 राशन कार्ड, मतलब अब जो एक राशन कार्ड माइग्रेंट वर्कर के पास होगा वो पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा. वो उस फूड सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट हर स्टेट में उठा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स होम स्टेट. ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर राशन कार्ड उसके होम स्टेट में काम करेगा, जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. और उस स्कीम में गवर्नमेंट 5 kg ग्रेन्स देंगे, चाहे वो वीट या राइस, और 1 kg चना पर फैमिली अ मंथ. मतलब एक पर फैमिली को 5 kg फूड ग्रेन्स और 1 kg चना या पल्सेस मिलेंगे 2 मंथ्स के लिए, जो कि ऐसे वर्कर्स जो ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में या किसी अदर स्टेट फूड स्कीम्स में इनरोल्ड नहीं हैं. मतलब ऐसे वर्कर्स या ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे हाउस होल्ड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या अदर स्टेट फूड स्कीम्स में इनरोल्ड हैं और उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, उनके लिए ये प्रोविज़न नहीं है. ओके तो केवल ये प्रोविज़न उनके लिए जिनके पास किसी भी तरह का अदर स्कीम्स में बेनिफिशियरी जो नहीं है.
The center will take a hit of 3,500 crore for this measure. गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को कॉस्ट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी कॉस्ट आएगी, 3,500 करोड़ की कॉस्ट आएगी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए. इससे अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन जो वर्कर्स हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बेनिफिट होंगे. हालांकि इस पूरी स्कीम का जो ये फूड रिलेटेड जो सब्सिडाइज फूड या राशन कार्ड वाली स्कीम है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट्स के थ्रू ही होगा, गवर्नमेंट केवल एलोकेशन करेगी. टू इनेबल माइग्रेंट्स टू गेट कंसेशनल फूड आइटम्स थ्रू राशन shop, the finance minister announced one nation one ration card scheme that would cover approximately 83% of the workers. 83% वर्कर्स को कवर कर लेगी who have ration cards और 670 million beneficiaries by August this year. ऐसा कहा जा रहा है इतना large section, large chunk of the migrant workers will be covered under this scheme. अगर की अनाउंसमेंट्स की बात कर लें तो की अनाउंसमेंट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल लेबर हाउसिंग स्कीम्स की भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है. वन नेशन वन राशन कार्ड का अनाउंसमेंट किया है. और जो फूड ग्रेन है उसमें गवर्नमेंट को इतनी कॉस्ट आने वाली है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब फार्मर्स के लिए क्या अनाउंसमेंट किया है, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने 33,000 का एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट दिया है जो कि नाबार्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें जो नाबार्ड जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स या जो रूरल बैंक्स हैं उनकी लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और फार्मर्स जो हैं वो ईजिली लोन ले सकते हैं. इससे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो बेनिफिट होंगे. कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसे बोलते हैं. बहुत छोटा सा क्राइटेरिया मैं नहीं बताऊंगी, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि एक्चुअली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते क्या क्राइटेरिया, 1-2 लाइन का क्राइटेरिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए प्लीज़. कंसेशनल क्रेडिट टू पीएम किसान बेनिफिशरीज टू किसान क्रेडिट कार्ड्स, जो कि फिशरमैन्स हैं या जो अदर इकोनॉमिक जो स्मॉल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं गाँव में, उनको पीएम किसान बेनिफिशरी में के तहत उनको चीप लोन प्रोवाइड किया जाएगा. गवर्नमेंट जो है वो चाहती है 2022 तक जो किसान है उसकी इनकम को डबल कर देना. एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है वो तो हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे फिशरीज़ हो गए, पोल्ट्री हो गए, इस तरह की स्कीम्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी गवर्नमेंट जो है वो विलेजेस में प्रमोट करती है इन ऑर्डर टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर, जो गवर्नमेंट का एक मेन एजेंडा था. ट्रेडर एंड वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटरेस्ट सबवेंशन कर दिया है 2% का मुद्रा शिशु लोन में. जो मुद्रा शिशु लोन के तहत जिन ट्रेडर्स ने या वेंडर्स ने जो स्मॉल इन स्टार्टअप्स से जिन्होंने लोन लिया था उनको 12 महीने के लिए गवर्नमेंट ने उनसे 2% का जो इंटरेस्ट है उसका जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी. या आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने सब वेंट कर दिया है, मतलब हटा दिया. अगर पहले 6% लोन था तो अब वो 4% ही रह जाएगा. इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रही हूँ कि 6% का लोन 6% वो इंटरेस्ट दे रहा था तो वो 4% देंगे, 2% का गवर्नमेंट ने रीबेट दिया है. 1,500 करोड़ वर्थ का रिलीफ पैकेज शिशु लोन के लिए और अनाउंस किया है. 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कि स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, जिससे कि अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन जो फार्मर या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है. आप देख लेते हैं गवर्नमेंट को इतने सारे मेजर जो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, गवर्नमेंट को उसका फिजिकल इम्पैक्ट क्या होगा. जो कल का अनाउंसमेंट है उससे गवर्नमेंट को जो फिजिकल इम्पैक्ट होने वाला है वो 10,000 करोड़ का फिजिकल इम्पैक्ट होगा. जो एक दिन पहले का अनाउंसमेंट था उससे 40,000 करोड़ का फिजिकल इम्पैक्ट गवर्नमेंट को पड़ने वाला था. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है. आपने हो सकता है बहुत जगह क्वेश्चन सुना हो फिजिकल इम्पैक्ट. बहुत जल्दी मैं बता देती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. फिजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिसी फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिसी और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इमेजिन करते हैं गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट ए, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि वो हाउस प्रोवाइड करेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेगी प्रोजेक्ट ए. अब उस प्रोजेक्ट ए को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मटेरियल का जो आएगा वो एक्सपेंडिचर आएगा. इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर आएगा. ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर आएगा. रोड जनरेट करनी पड़ेगी, उसमें एक्सपेंडिचर्स आएगा. सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस पर एक्सपेंडिचर आएगा. तो ये सारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगेगा जो गवर्नमेंट के अकाउंट से जाएगा. अब जब इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगी जिन जो टारगेटेड बेनिफिशरी हैं उनको, तो गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू भी आएगा. अब ऐसे जो रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्री से जो कई सारे जो टैक्स लगते हैं वो गवर्नमेंट के पास आएंगे, जैसे एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स होते हैं. ठीक है, वो लगेंगे. रजिस्ट्री के चार्जेस लगते हैं, आपको पता होगा, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा.
कुछ नॉमिनल चार्जेस और नॉमिनल जो पैसा है खरीदने है उसमें वो लोग पे करेंगे, उसमें गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करेंगे गवर्नमेंट को, उससे वो लोग क्या कहते हैं पेमेंट करेंगे। वाटर टैक्स देंगे, रोड टैक्स देंगे, सर के बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो होता क्या है, तो ये रिवेन्यू उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आएगा और कुछ उसकी कॉस्ट लगेगी। तो कितना इस रिवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस है। जब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम जनरेट होता है, गवर्नमेंट की कॉस्ट या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है, तो उसका फिजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, अगर वो कमर्शियल स्कीम्स हैं तो गवर्नमेंट रिवेन्यू ज़्यादा ही जनरेट करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल इम्पैक्ट, मतलब कितना हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हमें कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डिफरेंस है वो नेगेटिव, जाहिर सी बात है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो 10,000 करोड़ का इमीडिएट फिजिकल इम्पैक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट पर आएगा, जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट किए हैं। अब बात देखें कि मार्केट, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं शो किए हैं इस अनाउंसमेंट के बाद में, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिमांड को बूस्ट करने के लिए पैकेज आएगा। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कल जो अनाउंसमेंट हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कि डिमांड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाले हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो -0.6 पर क्लोज हुआ, मतलब निगेटिव में जाकर के क्लोज हुआ, जो कि एक्चुअली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे। तो हो सकता है इस इकोनॉमिक, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पैकेज के बाद जो है वो शेयर मार्केट थोड़ा इंप्रूव करे, तो ऐसा होता नहीं दिख रहता। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, लावा टू एग्जिट चाइना एज गवर्नमेंट वोज फर्म्स। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। लावा इंटरनेशनल, अ लीडिंग इंडियन मोबाइल डिवाइस प्लेयर, is shifting its production for export market from China to India within 6 month। लावा इंटरनेशनल जो इंडिया में बहुत बड़ा एक लीडिंग प्लेयर है, वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्रोडक्शन यूनिट चाइना से छोड़कर इंडिया में शिफ्ट करने जा रहा है विदिन 6 मंथ। और ये गवर्नमेंट के आप बोल सकते हैं बहुत सारी जो स्कीम्स आई, जो टैक्स हॉलीडेज, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम आई, टैक्स हॉलीडे आया, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट लग्जमबर्ग में के बराबर का जो गवर्नमेंट सर्च कर रही है, इन सब से अट्रैक्ट होकर के, और जो चाइना के अगेंस्ट जो एक निगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुआ है, उन सब की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना को अब छोड़ रही हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, जिसकी वजह से बहुत सारी यूएस कंपनीज भी चाइना को छोड़ रही हैं। तो लावा इंटरनेशनल जो है वो अभी रिसेंट में कंपनी ने कहा है कि वो अब चाइना को छोड़कर इंडिया में अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करेगी विदिन 66 मंथ। The company is also closing down its design center with over 600 employees in China and relocating it to India। मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ लावा जो है अपने डिज़ाइन सेंटर को भी इंडिया में रिलोकेट करेगा। लावा एक्सपोर्ट्स ओवर 33% ऑफ इस मोबाइल फ़ोन टू मार्केट सच एज साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मैक्सिको। एक्चुअली जो चाइना में जो सब्सिडरी थी या चाइना में जो प्रोडक्शन यूनिट थी, उससे जो लावा था, लावा इंटरनेशनल जो कंपनी थी, वो 33% मोबाइल का मार्केट जो वो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका और मैक्सिको में एक्सपोर्ट करती थी। मतलब लावा जो इंटरनेशनल कंपनी जिसके चाइना में जो प्रोडक्शन यूनिट है, उससे वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती थी, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मैक्सिको में एक्सपोर्ट करती थी। अपना 33% उसका पूरा मार्केट चाइना से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, अब वही इंडिया में आ रहा था। सोचे इट्स अ वेरी बिग प्लेयर इन मोबाइल फ़ोन्स, जो कि अब इंडिया में रिलोकेट कर रहा है। तो इंडिया में एक नया FDI आ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। द मूव इज़ significant because it comes hot on the wheels of the government production linked incentive schemes, which offers 4 to 6% scheme for domestic as well as global companies that want to make India a hub for mobile devices। जैसा कि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड इंडिया शुड टैप इट बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट बाय फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट पॉलिसीज दैट विल अट्रैक्ट द FDI दैट इज़ फ्लूइंग आउट ऑफ द चाइना। तो लावा की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया ने अट्रैक्ट कर लिया एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि विदिन 6 मंथ लावा जो है वो इंडिया रिलोकेट कर जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग अ पॉलिसी टू इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना टू शिफ्ट टू इंडिया, स्पेशली आफ्टर एडवर्स ओपिनियन स्टार्टेड बिल्डिंग अप अगेंस्ट द कम्युनिस्ट स्टेट। चाइना कम्युनिस्ट स्टेट है, जिस तरह से उसने कोविड-19 या कोरोना के पैंडेमिक को हैंडल किया है, उससे बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुआ है। और इस न्यूज़ को जो कि ऑफिशियल चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लावा के, उन्होंने कंफर्म कर दिया और उन्होंने कहा कि
PLI स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है उसकी वजह से जो कॉस्ट डिसएडवांटेज था इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करने का वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से वो चाइना गए थे। इंडिया में वो चीज़ें उनको बिकॉज ऑफ सर्टन टैक्स स्लैब्स और टैक्स स्ट्रक्चर लावा को कॉस्टली पड़ रहा था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना मूव किया था। अब उनका कहना है कि वो कॉस्ट डिसएडवांटेज इस प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वजह से ख़त्म हो गया है या एग्जिस्ट नहीं करता या बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए अब इंडिया में मूव करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में जो लावा इंटरनेशनल है वो अपनी डिज़ाइन सेंटर के साथ चाइना को छोड़ करके इंडिया में मूव करेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। एक्स्ट्राडिशन हीट्स माल्या लूजेस अपील इन यूके कोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं विजय माल्या जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लिकर बैरन इनको बोलते थे, वो इंडिया से भाग करके आप बोल सकते हैं इंडिया को छोड़ करके वो यूके चले गए थे बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द लोन्स हिज कंपनी हैज़ टेकन एंड दे एक्चुअली वॉज नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट बैक। तो उसकी वजह से वो सारा बिजनेस छोड़ करके और सारा पैसा लेकर के यूके चले गए थे। और बहुत टाइम से इंडिया और यूके के बीच में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन चल रहा था और यूके में भी विजय माल्या के अगेंस्ट केस चल रहा था और फाइनली विजय माल्या वो केस हार गए हैं और यूके की कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया है कि नाउ दे हैव टू गो बैक टू इंडिया। In a huge legal blow to Vijay Mallya, the embattled liquor baron on Thursday lost his application seeking leave to appeal his extradition to India in the UK Supreme Court, setting a 28 days clock on his removal from UK। 28 दिन की उन्हें क्लॉक मिली है जिसमें उन्हें इंडिया वापस जाना है। स्टूडेंट हमेशा जब कोई भी कंट्री होते हैं तो उनके बीच में कई सारी ट्रीटीज़ होती हैं, तो इंडिया और यूके के बीच में भी ट्रीटी है बहुत सारी इस तरह के केसेस को लेकर के कि अगर हमारे यहाँ से कोई क्रिमिनल आपके यहाँ जाता है या आपके यहाँ से कोई क्रिमिनल भाग के हमारे यहाँ आता है तो हम दोनों ही कंट्री एक दूसरे के क्रिमिनल को क्या नहीं देंगे, शेल्टर नहीं देंगे, असाइलम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी ट्रीटी जो थी वो इंडिया और यूके के बीच में भी थी और बहुत टाइम से ये केस चल रहा था जब से विजय माल्या गए हैं। और इस अंडर इंडिया यूके एक्सट्रेडिशन ट्रीटी फाइनली क्या हुआ है, यूके ने विजय माल्या को बोल दिया है कि नाउ यू हैव टू लीव द यूके एंड यू हैव टू गो टू इंडिया। और इसके लिए उन्होंने 28 डेज़ का रिक्वायर पीरियड दिया हुआ है कि within 28 days विजय माल्या हैज़ टू लीव द कंट्री। तो अब इसमें क्योंकि ये बहुत जगह से एक्चुअली केस पहले इन्होंने लोअर केस में किया यूके की, फिर हायर केस, इस तरह से कई सारे केसेस में विजय माल्या ने अपील करी थी और हर जगह से वो हारते जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब फाइनल जो यूके के होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल हैं वो सर्टिफाई करके एक्सट्रेडिशन ऑर्डर को सर्टिफाई कर देंगे, जिससे विजय माल्या का जो रिमूवल है वो इंश्योर हो जाएगा और वो 28 दिन के अंदर इंडिया में उनको लाया जाएगा। इस बात को जानते हुए विजय माल्या ने कई बार प्रीवियसली भी रीट्रेट किया था या ट्वीट किया था इंडियन गवर्नमेंट से कि वो उस मैटर को सेटल कर लें, जो भी अमाउंट उनका मनी जो भी बाकी है जो ओन्ड है उन पे, उनकी कंपनी पर या PSUs का या बैंक्स का, वो उसको वापस देने को तैयार हैं अनकंडीशनली और गवर्नमेंट उसको वापस ले ले। बट चूंकि अब ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका है, अब पैसे के अलावा और उन पर कुछ क्रिमिनल केसेस भी बन गए जिनकी पूरी हेयरिंग यहाँ पर होगी। इस न्यूज़ में आपको एक न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो हालांकि इस पेपर में कहीं भी न्यूज़ नहीं दी हुई है। एक होता है रेसिप्रोकल टेरिटरी, आपने नाम सुना होगा या जो लोग न्यूज़ से एक्विटेंट हैं उनको पता होगा। रेसिप्रोकल या कहीं कहीं रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के भी नाम से दिया। अभी रिसेंटली इंडिया ने UAE को डिक्लेयर किया है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होता है, बहुत जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज वो सारे कंट्रीज़ होते हैं, जैसे अगर इंडिया ने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी कहा, अभी रिसेंटली इंडिया ने UAE को बोला UAE इज़ द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। इट मीन्स उस कंट्री में यानी UAE में जितने भी सिविल केसेस होंगे इंडियंस के अगेंस्ट फाइल होंगे और जो भी वर्डिक्ट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, वो सेम डिसीजन एप्लीकेबल होगा इंडिया में। इंडिया की कोर्ट को दोबारा से उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता। वो सारे वर्डिक्ट, वो सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड जो भी UAE की कोर्ट ने दिए होंगे सिविल केसेस में, वो सेम एप्लीकेबल होंगे इंडिया में। तो इस तरह से इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ को
रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दे रखा है। अभी रिसेंटली यूएई ने दिया, यूएई को दिया है इंडिया ने। मतलब अब यूएई की जो कोर्ट है वो सिविल केसेस में जितने भी जजमेंट देगी वो सेम जजमेंट इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, उसके लिए दोबारा से इंडियन कोर्ट्स को हेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यूएई के अलावा। आप मुझे बताएंगे कि और अदर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिसको इंडिया ने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 7। ₹30,000 करोड़ बॉन्ड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्गर टेन्योर डेट पेपर। ये न्यूज़ क्या है? दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट विल बी कन्वर्टिंग अ बॉन्ड मैच्योरिंग दिस ईयर वर्थ ₹30,000 करोड़ इनटू लॉन्गर टेन्योर बॉन्ड्स। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ने बहुत पहले बॉन्ड, लॉन्ग टर्म्स के बॉन्ड इशू किए होंगे जो इस साल मैच्योर हो रहे थे, ठीक है, अब गवर्नमेंट उन बॉन्ड्स को और लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने जा रही है। ऐसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ऐसी जी सिक्योरिटीज़ जो इस फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट उनको आगे और लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में उनका टेन्योर जो है वो बढ़ा देगी और उनको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देगी, रादर देन एक्चुअली रीइम्बर्सिंग और रिडीमिंग दैट बॉन्ड्स। इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट को फाइनेंस की अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी। कैसे? द गवर्नमेंट विल यूज 2024 बॉन्ड टू स्विच 13,000 करोड़ और 2030 फॉर 13,000 करोड़ एंड 4,000 फॉर 40 ईयर्स पेपर। इतना अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट है वो रिलोकेट कर देगी आगे आने वाले टाइम के लिए कि भाई अभी हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, आपको 2024 या 2030 या 2060 में उस बॉन्ड्स का पेमेंट होगा। यू कैन कन्वर्ट ऑल दोज मैच्योरिंग बॉन्ड्स इनटू अनदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना पेमेंट जो है वो डिफर कर देगी आगे के लिए। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टिंग द ऑक्शन ऑन May 18 मई से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन सारे बॉन्ड्स का ऑक्शन स्टार्ट करेगी। द सेंट्रल बैंक नोटिफाइड इट विल बी स्विचिंग द बॉन्ड मैच्योरिंग इन जून दिस ईयर इन फेवर ऑफ 3 बॉन्ड्स। 3 तरह के बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, जो एक 2024 तक के और एक 2030 तक के और एक 2060 तक के। ऐसा कहा जा रहा है कि 40 साल का इतना बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का बॉन्ड जो है इट्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नमेंट ने 40 ईयर्स के या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इतने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने नहीं यूज़ किए हैं या नहीं इनको बॉन्ड सेल किए हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने पहली बार किया, बट कई बार किया, बट जो पहली बार हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट कन्वर्ट कर रही है मैच्योरिंग बॉन्ड्स को 40 साल के लिए। इट नेवर हैपेंड इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये इस कन्वर्जन की ऑलरेडी बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको कन्वर्ट करके फिर 40 साल के लिए आगे बढ़ा देना। तो दिस हैपेंस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऑल्दो 40 ईयर्स के बॉन्ड जो न्यू बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट ने पहले भी इशू किए हैं। ओके, टेक्निकली दिस इज अपोजिट ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट। अगर ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, अगर आपको याद हो, मैंने डिस्कस किया है ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। ऑपरेशन ट्विस्ट में गवर्नमेंट क्या करती है? ऑपरेशन ट्विस्ट में गवर्नमेंट बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड सेल द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, जिससे कि जो लोन्स और लॉन्ग टर्म के वो चीपर हो जाएं और जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है वो बढ़ जाए। अगर आपको ना पता हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें जहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है। तो जो ये गवर्नमेंट जो रीफाइनेंसिंग करने वाली है, चाहे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को जो कन्वर्ट करने वाली है, मैच्योरिंग बॉन्ड्स को जो और आगे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में कन्वर्ट करने वाली, इट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट आरबीआई खरीदती है और जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल करती है, जिससे क्या होता है? आरबीआई एक्शंस इनेबल्स द लॉन्ग टर्म यील्ड्स टू कम डाउन सो दैट गवर्नमेंट कैन बोरो चीपली। ठीक है, जब जो आरबीआई जब लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स खरीदती है ऑपरेशन ट्विस्ट में, तो उससे क्या होता है? लॉन्ग टर्म का जो यील्ड होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म लोन होता है गवर्नमेंट के लिए वो सस्ता होता है, तो गवर्नमेंट को बोरो सस्ते में पैसा मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा? जो लॉन्ग टर्म जो यील्ड है वो पुश करेगी, विल पुश अप द यील्ड एज द मार्केट विल डीम्ड इट एज ऑलमोस्ट एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लान। तो यील्ड जो है वो पुश करेगी। इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आउटगो द गवर्नमेंट कॉस्ट गोज अप एज द मार्केट विल एडजस्ट फॉर टेन्योर प्रीमियम। स्टिल द यील्ड आर रिलेटिवली लो नाउ एंड दैट्स मे हैव इनकरेज द गवर्नमेंट टू लॉक इन द रेट्स एज लॉन्ग एज फॉर 40 ईयर्स। ये बिल्कुल ऑपरेशन ट्विस्ट का अपोजिट है, जिससे कि
जो यील्ड है वो आगे फॉल करेगी, फिर भी मार्केट अपने आप को प्रीमियम में एडजस्ट कर लेगा और गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहती है। आप इसे बोल सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो फॉलिंग रेट्स हैं, इसको चीपर रेट है, इसको टैप करके 40 ईयर्स में कन्वर्ट कर देगी। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गवर्नमेंट, अगर हम बहुत सीधे सीधे टर्म्स में देखें गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, जो मैच्योर हो रहे हैं बॉन्ड उनको आगे के लिए क्यों बढ़ा रही, कन्वर्ट कर रही है लॉन्ग टर्म बॉन्ड में। अभी गवर्नमेंट कोई भी बोलता है रिडम्पशन नहीं करना चाहती, बहुत सीधी सी बात है, लिक्विडिटी शॉर्टेज है, अभी रिडम्पशन गवर्नमेंट के पास फाइनेंस नहीं है कि रिडम्पशन करे, इसलिए उनको उसने अपॉर्चुनिटी दी है इन्वेस्टर्स को कि वो अपने सेम बॉन्ड्स को अगर उन्हें चाहें तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। द 40-year पेपर इज नॉट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड इज रेगुलरली यूज्ड इन द बोरोइंग प्रोग्राम्स। 40 साल का जो कमर्शियल पेपर है या जी सिक्योरिटीज़ है, ये कोई पहले नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट जो रीफाइनेंस करना मतलब जो कन्वर्जन जो हो रहा है, स्विचिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, जो वो ये फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट का जो अगर हम बोलें जो पेपर है जो मैच्योर हो रहा है वो कितना अमाउंट होगा, इतना अमाउंट होगा जो मैच्योर होगा अप्रॉक्सीमेटली 2060 तक। द वन विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द करंट स्विच हैज़ एन आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ 15,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली जो गवर्नमेंट है वो स्विच करेगी पैसा, जो कि इस बार उसे गवर्नमेंट को देना है। इट वॉज द फर्स्ट इशू एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट बोरोइंग प्रोग्राम फॉर द करंट फिजिकल ईयर। सच कन्वर्जन टिपिकली डन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर हैपन्स टू इनेबल द गवर्नमेंट टू रीपे लोन at a later date to even stressed on the exchequer। गवर्नमेंट, वही मैंने कहा, गवर्नमेंट अभी पे नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट पे करेगी तो एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर्स जो हैं उन पे अननेसेसरी का प्रेशर पड़ेगा, और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अभी किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो पब्लिक एक्सचेकर पर नहीं डालना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट इस पेमेंट को आपको डिफर कर रही है। और तो ऐसा तो गवर्नमेंट कह नहीं सकते कि हम पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो डिफर कर रही है बाय कन्वर्टिंग दोज लॉन्ग टर्म bonds into another long term bonds। The switching also increases the volume in already issued long term securities and enable further secondary market liquidity। okay, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में, इसमें मैं ऑलरेडी अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात करें तो इस पर मैंने एक आपसे और बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज़ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन में, कंसोल बॉन्ड बोलते हैं। तो आप मुझे अब बताइए व्हाट इज़ दिस कंसोल बॉन्ड और ये गवर्नमेंट क्यों इशू करती है और इसका पर्पस क्या होता है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे हैं कि कंसोल बॉन्ड भी गवर्नमेंट को इशू करने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये बॉन्ड जो लॉन्ग टर्म जो 2060 में मैच्योर होने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इट्स अ टाइप ऑफ दिस, वही बेनिफिट अराइज करेंगे, बट एक कंसोल बॉन्ड इनको हम नाम नहीं दे सकते, बट एक्चुअली जो बेनिफिट अराइज होने वाला 2060 में जब गवर्नमेंट उसका पेमेंट करेगी तो वही बेनिफिट अराइज हो रहा है। जो कंसोल बॉन्ड भी होते हैं वो भी कुछ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। आप मुझे बताएंगे कंसोल बॉन्ड होते क्या हैं और कैसे यूज़ किया जाता है उन्हें। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 10। स्टिमुलस फेल्स टू लिफ्ट सेंटीमेंट। जैसा कि हमने पहले वाली न्यूज़ में ही डिस्कस किया था, स्टॉक मार्केट ने बहुत निगेटिवली रिएक्ट किया है जो स्टिमुलस कल का अनाउंस हुआ है उसको लेकर के। स्टॉक मार्केट फेल शार्पली ऑन थर्सडे विद एन इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट डूइंग लिटिल टू बूस्ट सेंटिमेंट्स डेंटेड बाय सेलिंग इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट है वो 0.6% से फॉल करी है। और अगर हम बात करें शुरुआत में जब 20 ट्रिलियन के पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी तो उस समय जो मार्केट थी उसने पॉजिटिव सेंटीमेंट शो किया था, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4% का इंक्रीमेंट देखा गया था। बट कल के अनाउंसमेंट के बाद सेंसेक्स में 2.8% का फॉल देखा गया है, निफ्टी में 2.6% का फॉल देखा गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक पैकेज जो कल गवर्नमेंट 20 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया वो और जो कल जो अनाउंसमेंट हुआ उससे डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली नहीं है। 20 ट्रिलियन का पैकेज तो ठीक था, दैट इज़ 10% ऑफ द जीडीपी, बट जो उसका यूजेस है वो डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट लॉन्गर इज गोइंग टू बूस्ट द डिमांड। और ये सिर्फ लिक्विडिटी पर फोकस कर रहा है। लिक्विडिटी इंश्योर करना, हमेशा लिक्विडिटी कन्वर्ट हो जाए डिमांड में, ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। तो एक्सपर्ट्स करें गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो कि डायरेक्टली डिमांड को बूस्ट करें। गवर्नमेंट के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी को लेकर के हैं, यानी माइग्रेंट लेबर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बेसिकली नॉट टू क्रिएट द डिमांड। ऑन वेडनेसडे द गवर्नमेंट अनाउंस 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। द सेकेंड राउंड ऑफ अनाउंसमेंट विच केम आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड ऑन थर्सडे इंक्लूड
फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स। फ्री फूड ग्रेन्स, अब अगर आप माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री फूड ग्रेन्स दे रहे हैं तो कहाँ से इससे डिमांड क्रिएट होगी? इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट द डिमांड एनी मोर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो सेंटिमेंट्स था वो मार्केट में डाउन हुआ। इन्वेस्टर्स वर होपिंग there would be the massive fresh cash infusion similar to what other countries have done to revive the demand. अदर कंट्रीज ने अगर अपने 10%, 5%, 6% ऑफ GDP अगर उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया तो उन्होंने बेसिकली जो उसका एलोकेशन किया है वो कैश या लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने में किया है, डिमांड को बढ़ाने में किया है, ना कि इस तरह की सोशल सर्विस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए या सोशल डिमांड को पूरा करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी लॉ के लिए। देयर इज सम कन्फ्यूजन बट अ लॉट ऑफ इट्स इज डेफरल्स एंड इनकरेजिंग द सिस्टम टू लेंड मोर एंड दैट हैज़ डिसअपॉइंटेड द मार्केट। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे मार्केट जो है वो डिसअपॉइंट हुआ है। इसकी वजह से ही जो सेंसेक्स है उसने इतने बड़े पैकेज के बाद भी बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा पॉजिटिव या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर हम देख लें टॉप 3 निफ्टी गेनर्स एंड लूजर, तो भारती इन्फ्राटेल, जी एंटरटेनमेंट, हीरो कॉर्प जो हैं वो गेनर रहे हैं। लूजर में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस एंड हिंडेल्को जो लूजर्स में रहे हैं निफ्टी के टॉप, जो निफ्टी टॉप में जो आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 10। RBI गूगली पुट्स AIFs इन टफ स्पॉट। इसमें क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि FDI पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए थे, स्पेशली ऐसे कंट्री से FDI पर जो कि हमारे बॉर्डरिंग नेशन से, मतलब ऐसे जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, उनसे जो FDI आया है उनको टाइटली रेगुलेट कर दिया था गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिफरेंट ऑर्डिनेंस में को रिवोक करके। और वो टारगेट स्पेशली चाइना के लेके गए थे कि चाइना जो कंपनीज़ हैं वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उन चीज़ों को लेकर के। तो न्यूज़ में क्या है, RBI's googly puts AIFs in the tough spot. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टैप्ड नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिनको AIF भी बोलते हैं, टू असर्टेन इफ देयर रीसेंट ट्रांजेक्शंस वर इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्रेस नोट 3 PN3 रिक्वायरमेंट सेट टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर। अब RBI ने ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फंड्स हैं उनको टैप किया है, उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। क्या उन जो नए जो फंड्स आए हैं जो AIF हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्या उन्होंने जो कॉम्प्लियंस जो न्यू प्रेस नोट रिलीज़ किया था गवर्नमेंट ने, उसमें क्या था, ओनरशिप डिक्लेरेशन, बेनिफिशियरी ओनरशिप डिक्लेरेशन था, क्या उसको अबाइड बाई किया है? ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स पे इन्वेस्टिगेशन या कुछ फंड्स को टैप किया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। AIF रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीड्स टू सबमिट NV विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ द यूनिट। 30 दिन के अंदर ऐसे सारे ऑल्टरनेटिव फंड्स को वो जो कॉम्प्लियंस है वो सबमिट करना होता है, एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें सारा बेनिफिशियरी ओनरशिप, कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट आया है, किस और जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट दिया है वो कहाँ की कंपनी है, उसका एक्चुअल ओनर कौन है, इस तरह के डिक्लेरेशन देने होते हैं। द RBI हैज़ बिन रिजेक्टिंग सच फॉर्म्स ऑफ लेट सीकिंग अ डिक्लेरेशन दैट दीज ट्रांजेक्शंस आर इन कंप्लायंस विद द रीसेंट नोटिफिकेशन। RBI ने बहुत सारे जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे उनको या फॉर्म से उनको रिजेक्ट कर दिया है और उनसे डिक्लेरेशन मांगा है कि पहले आप ये डिक्लेयर करिए कि जो आपने जो आपकी में जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लियंस है रीसेंट जो नोटिफिकेशन आया है उसे। और रीसेंट नोटिफिकेशन क्या आया है, रियल ओनरशिप जो है, जो बेनिफिशियरी ओनरशिप है उसका उनको डिक्लेयर करना है। जो चाइना या हमारे बॉर्डरिंग नेशंस से आ रहे हैं उनको ऑटोमेटिक रूट से ना करके उनको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आना है। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस दिया, क्या उसको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉलो कर रहा है या उस सारे रूल्स को कॉम्प्लियंस कर रहा है जो नया इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है। दिस हैज़ रेज द कंसर्न द एम्बिट ऑफ PN3। अब ये भी बोला जा रहा है कि PN3 के अंदर क्या ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आते हैं, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं थी। ये बोला था कि जो PN3 है ये एप्लीकेबल सिर्फ FDI पर है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पर भी ये एप्लीकेबल है, इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन मार्क था। और अगर ये आ रहे हैं PN3 में तो इट इज़ कॉजिंग द very much difficulty for alternative funds to raise fund from the foreign capital, especially from Chinese limited partners। और उनके लिए फॉलो अप इन्वेस्टमेंट या फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाना अब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर ये PN3 का जो डिक्लेयर ऑर्डिनेंस है ये एप्लीकेबल है ऑल्टरनेटिव फंड्स पर भी। तो अब ये अगर इनके लिए फ्रेश कैपिटल या फॉलोअप कैपिटल जनरेट करना या इन्वेस्टमेंट जनरेट करना अगर इतना प्रॉब्लमेटिक है और उनको भी ये PN3 वाले जो
कॉम्प्लियंस है फॉलो करने हैं, तो अब ये ऑल्टरनेटिव फंड्स के लिए इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। सिंस AIF ड्रॉ देयर कैपिटल ओवर 3 to 5 years, जो AIF है वो अपना कैपिटल जो भी कैपिटल लेते हैं वो 3 से 5 साल तक के लिए ही लेते हैं, और उसके बाद उनको नया इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है या रीफाइनेंस करना पड़ता है। तो अब 3 से 5 जाहिर सी बात है, 3 से 5 बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तो होता नहीं है। अब 3 से 5 साल बाद उनको जब दोबारा इन्वेस्टमेंट लेना होगा, और स्पेशली अगर चाइनीज़ जो लाइबिलिटी फॉर्म्स हैं वो लाएंगी, तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अगर वो आ गया PN3 के अंडर तो उसको फिर प्रॉपर अप्रूवल रूट, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू आना पड़ेगा, ओनरशिप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा बहुत डाउट है जो ऑल्टरनेटिव फंड्स हैं उनमें। इट इज़ नॉट क्लियर इफ द RBI इज़ लुकिंग एट अ सिंपल डिक्लेरेशन फ्रॉम AIFs, और if it is actually wants to scan the beneficiary ownership informations to determine if the funds need to go through the approval route, said Atul Pandey, corporate and merger and amalgamation partners, Khaitan and Company। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ पर नहीं आई, इसीलिए उस समय भी जब मैंने डिस्कस किया था कि जो FDI के जो नए रूल्स आ रहे हैं ओनरशिप डिक्लेरेशन को लेकर के, और 10% का कैप लेकर के, या ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट को लेकर के, इस तरह के बहुत सारे जो गाइडलाइंस ऑर्डिनेंस है, इस पर क्लैरिटी नहीं है कि ये डायरेक्ट FDI पर या किस तरह के FDI पर एप्लीकेबल होगा। ऐसी फर्म्स जो इंडिया में जो इंडिया की हैं बट नेपाल या किसी अदर कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, अगर वहाँ चाइना का इन्वेस्टमेंट आता या उस कंपनी में चाइना का इन्वेस्टमेंट आता तो उनको लेकर के क्या प्रॉब्लम होगी। जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं अगर उनमें आता है तो क्या वो ये भी उसके परव्यू में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस थे जो कि एक्सपर्ट गवर्नमेंट से बोल रहे थे, पूछ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि वो डिटेल्ड जो गाइडलाइंस है वो आगे आने वाले टाइम में विदिन 1 वीक वो क्लियर कर देगी। बट इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। RBI ने जैसे ही क्लैरिफिकेशन मांगा है उन सारे ऑल्टरनेटिव फंड से, या उनको टैप किया या उनके अगेंस्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया है, तो अब जो AIF है उनके लिए फॉरेन मार्केट से कैपिटल रेज करना इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द FEMA notification, and until a clarification is issued, otherwise different categories of foreign investment including AIF, FVCI, FPI, debt investment should not come under the purview of Press Note 3। FEMA जो एक्ट है उसमें फेरा फेमा आपको पता होगा ना, फेरा फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है उसके अंडर ये AIF, FCI, FPI, डेट इन्वेस्टमेंट, ये सारे उसके अंडर एज पर द डेफिनेशन ऑफ फेमा ये उसके अंडर नहीं आते हैं। तो अगर ये उसके अंडर नहीं आता तो ये प्रेस नोट जो PN3 है उसके परव्यू में भी नहीं आएंगे। तो ये ओनरशिप डिक्लेरेशन और ये अप्रूवल रूट और ये कैप 10% ये सब भी एप्लीकेबल उस पर नहीं होगा। लीगली AIF आर कवर्ड अंडर सेपरेट शेड्यूल ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल के अंडर ये सेपरेट जो AIFs हैं ये सेपरेट एक शेड्यूल, कई सारे शेड्यूल बने हैं, उस सेपरेट शेड्यूल में ये आता है। According to the Pratibha Jain partner Nitish Desai Associate, an adverse instance of RBI could compel funds, especially domestic, to go for compounding or to be asked to wind up their transaction। और अगर इस तरह से RBI जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेता रहेगा या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता रहेगा या कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन लेता रहेगा, तो जो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की जो कम हैं उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा जस्ट टू वाइंड अप देयर ट्रांजेक्शन। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट के जो FDI के रूल्स हैं उनको लेकर के, तो जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनके लिए फ़ंड रेज करना या जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनका चाइनीज़ मार्केट से फंड उठाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आप देखें सिनेरियो तो कमिटमेंट रेज्ड और फंड रेज में कितना डिफरेंस है, और इन्वेस्टमेंट मेड भी फंड रेज के कंपैरिजन में कम है। तो ये सारी सिचुएशन के बाद जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। वीवो आर्म्स सेंड मेमो टू 50% पे कट। वीवो की जो कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को एक मेमो इशू कर दिया है जिसमें उसने बोला है कि दे आर गोइंग टू कट 50% सैलरी। गवर्नमेंट की लाख मना करने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली या तो पे कट्स कर रही हैं या इंक्रीमेंट को रोक रही हैं या फिर ले ऑफ कर रही हैं, क्योंकि TDS का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कंपनीज़ पर इस समय। इसलिए तो मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो पे कट पे जाने की, सैलरी कट पर ज़्यादा जा रही हैं। कोरोना इम्पैक्ट सेंटर रिलीज ट्रंकेटेड WPI इन्फ्लेशन डेटा फॉर अप्रैल। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, कर्टेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इशू किया गया है, डेटा निकाला था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक
एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ रही थी, लिमिटेड स्टाफ था, शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट बंद थे, तो कंज्यूमर प्राइस पर डेटा एक्चुअली कलेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कल कर्टेल्ड CPI जो था वो इशू पब्लिश किया था। उसी तरह ट्रंकेटेड WPI इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी इशू किया गया, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद हैं, तो डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पा रहा है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, कोविड हैज़ क्रिएटेड डिफ्लेशनरी कंडीशन, जैसा कि कल हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस भी किया था कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा है कोविड-19 से इंड्यूस जो पैंडमिक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ है, उसने डिफ्लेशनरी कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं। तो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रही है तो गवर्नमेंट को इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा लिक्विडिटी इंश्योर होने से या ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोविड ने डिफ्लेशनरी कंडीशन क्रिएट करी हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसके आने के चांसेस बहुत कम है। आज का न्यूज़ ऑफ द डे, RBI's गूगली पुट AIFs इनटू टफ स्पॉट। इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, AIFs क्या होते हैं और जो FDI के नए नॉर्म्स आए हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हैं, FDI क्या होता है, FI क्या होता है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपसे बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे, इम्बैडल्ड। इम्बैडल्ड मीन्स परेशान, युद्धरत एंड संकटग्रस्त। हमने किसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया था, जो विजय माल्या वाली न्यूज़ है उसमें इम्बैटल्ड मतलब जो परेशान विजय माल्या हैं वो फाइनली उनको अब इंडिया आना ही पड़ेगा। ऑल दीज आर द रेफरेंसेज। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।